Hello, good morning, students. After very long time, very long holiday, अब अपन मिल रहे हैं। आप लोगों की राखी कैसे रही? सबसे पहले तो ये बताइए। सबकी अच्छी रही? थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही भाई बहनों का रिश्ता बना रहा है। आज जो मेरी क्लास है मंडे से लेके और जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो फर्स्ट 3 डेज रहती है वो थर्ड ईयर की रहती है क्लास। उसमें सेकंड पेपर मैं पढ़ाती हूँ। ये तो आपको मैं पहले इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ। और अभी जो विषय पढ़ाती हूँ वो है मातृ कला एवं शिशु पालन, मदर एंड चाइल्ड केयर, पेपर 1। और ये जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ तो उसमें अपन काफ़ी कोर्स अपन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें अपन ने सबसे पहले तो अपन ने इंट्रोडक्शन दिया था कि ये जो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट की महत्ता क्या है, इस सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, और क्या क्या टॉपिक्स होते हैं जिनको कि आपको पूरी तरह से पढ़ना है। और अब अपन उसको पूरा विस्तृत रूप से उसका अपन अध्ययन करेंगे, और जिसमें कि अपन ने काफ़ी कुछ अध्ययन कर चुके हैं और उसके PDF नोट्स और जहाँ तक है मेरे लेक्चर्स अब वो मैं आपको भेज चुकी हूँ। अब आपने उसका कितना सदुपयोग किया कितना नहीं किया ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आपसे बार बार प्रार्थना करती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ व्हाट्सएप से जुड़िए और आप अपने पेरेंट्स से कहिए थोड़ी देर के लिए अपने पेरेंट्स से अपना मोबाइल लेकर और ले लीजिए और अपनी पढ़ाई कर लीजिए। मैं नोट्स भी भेजती रहूँगी आपको, तो उसका प्रिंट आउट निकाल के आप अपने पास रख दीजिए, वापस पेरेंट्स को भेज दीजिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनको समझाइए, वो समझते नहीं है। तो जब रात को तो आते होंगे, अगर दिन में जाते हैं जैसा कि आप लोगों ने कहा, चलिए इस बात को छोड़िए, आप लोगों को खुद को मैनेज करना है ये बात। अभी तक जो अपन ने पढ़ा कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर प्रजनन संस्थान से ओवम स्पर्म के बारे में पढ़ा था, फिर उसमें अपन ने गर्भकालीन विकास पढ़ा था। गर्भकालीन विकास के अंदर अपन ने पढ़ा था कितने दिन के लिए गर्भकालीन होता है, कैसे फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, कैसे प्रजनन तंत्र होते हैं, और उन प्रजनन अंग मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं और उनका कैसे समावेश होता है, कैसे ओवम आता है, कैसे स्पर्म आता है, कितने गुणसूत्र होते हैं, किस तरह से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का वो होता है, जो कि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर दोनों का मिक्स भी हो जाता है, क्योंकि सेकेंड ईयर में ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं, तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। फिर अब अपना नेक्स्ट टॉपिक था कि गर्भकालीन देखभाल। गर्भकालीन देखभाल के अंदर मैंने आपको अभी लास्ट क्लास के अंदर और बता दिया था कि कितने कष्ट होते हैं। तो जो कष्ट हैं वो मैंने आपको ये बताए थे कि बड़ी सामान्य कष्ट होते हैं। इन्हें कष्ट बीमारी मत समझिए, एक जनरल चीज़ है कि जो गर्भकालीन अवस्था में होती है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हार्मोनल चेंजेस होते हैं, स्थिति परिस्थिति बदलती है और एक नए शिशु का जन्म अपने घर के अंदर, एक नए परिवार के अंदर एक नए सदस्य के आने का होता है। तो इस तरह के सामान्य कष्ट तो होते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने ये भी बता दिया था आपको कि अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है तो मेडिकल एडवाइस आपको लेने के लिए वो पॉइंट्स भी मैंने आपको बता दिए थे और मैंने आपका उसको PDF भी भेज दिया था। अब अपन आगे चलते हैं। आगे चलने के अंदर जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे कि किस तरह से गर्भकालीन अवस्था में गर्भवती महिला की देखभाल करनी चाहिए, उसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, जो कि सभी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस रखती हैं, अपने आप में एक बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट होती हैं, बहुत ही ज़्यादा उचित होती हैं। अब मैं आज आपको वापस से ये उसी टॉपिक को रिपीट करते हुए और मैं आपको ये बता रही हूँ, जो कि टॉपिक है गर्भावस्था में पोषणात्मक मांग, मतलब न्यूट्रिशनल डिमांड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब मैंने पोषण के बारे में आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा कई तरह के विटामिन B, D, E, A, C और कई तरह की चीज़ें होती हैं, मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, जो कि एक सामान्य स्त्री को कितने लेने चाहिए और गर्भवती महिला को कितने लेने चाहिए, उसके बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे और अपन पढ़ेंगे। और आप लोगों को इसको सुनना है, ध्यान देना है। और रही बात ये कि अगर आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देता है तो मैं आगे आपको उसको पूरा, आप बिल्कुल तकलीफ मत पाइए, मैं बस आप मेरा सहयोग करते रहिए, मैं आपको उसके नोट्स भी भेजूंगी PDF के माध्यम से,
उनका प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हैं। अगर आप गांव से शहर नहीं जा सकते हैं या आपके यहाँ पे प्रिंट आउट निकालने की सुविधा नहीं है, तो जिनके पास में ये स्मार्टफोन है, आपके पिताजी, भाई या किसी भी घर वाले के पास में, तो वो तो आते ही हैं कोटपुतली, तो प्रिंट आउट कहीं से भी निकलवा सकते हैं या मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर भी आपको दे रखा है, अब मैं दोबारा नहीं दूंगी। और जो आपके आसपास जितनी भी और भी सहेलियां हैं आपकी और क्लासमेट्स हैं जो कि इसी क्लास के अंदर है या दूसरे कॉलेजेस की भी हो सकती हैं जिनको किससे बेनिफिट मिले, हमें इससे कोई मतलब नहीं, तो आप उसको भी अपने साथ शेयर कर सकते हैं। तो अब मैं सर्वप्रथम आपको जो पढ़ाने जा रही हूँ वो आप देखते रहिएगा। मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, मैं इनके नोट्स भेज दूंगी, क्लैरिटी नहीं हो तो, कि मातृ कला एवं शिशु एंड चाइल्ड केयर, गर्भावस्था में पोषणात्मक तत्वों की मांग। गर्भावस्था में पोषक तत्वों की मांग जो होती है, मतलब न्यूट्रिटिव, मतलब पोषक तत्वों की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि माँ को अपने शरीर के स्वास्थ्य के साथ साथ जो उसके पेट में बच्चा पल रहा है, पहले भ्रूण होता है, फिर एम्ब्रियो होता है, फिर फीटस बन जाता है, जो 3 स्टेजेस में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उनके अंतर्गत उसमें कई जो जैसे कैलोरी और ये पोषक तत्व भी मैं आपको बता चुकी हूँ, उनके नाम भी बता चुकी हूँ। आज मैं बताती हूँ किस पोषक तत्व की कितनी मात्रा उसको गर्भावस्था के अंदर चाहिए होती है और कब चाहिए होती है। ये 3 स्टेजेस है, जैसे 240 दिन का मैंने टाइम या 9 महीने का टाइम बताया था, उसमें कब कब कौन कौन सी चीज चाहिए और उनके प्राप्ति स्रोत क्या क्या होते हैं, ये भी मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले है कैलोरी। आप देखिए कि कैलोरी, ये रहा कैलोरी। कैलोरी जिसे इंग्लिश में भी कैलोरी कहते हैं और हिंदी में ऊर्जा बोलते हैं। इसकी मांग 300 के मतलब 300 कैलोरी तक ज्यादा बढ़ जाती है, अतिरिक्त मांग बढ़ जाती है अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर। आईसीएमआर का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चेस। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चेस के अकॉर्डिंग इसमें 300 कैलोरी बढ़ जाती है। शुरू के 2-3 महीने तक तो जो भ्रूण है वो बहुत धीमी गति से बढ़ता है, तब तक इतनी कैलोरी की मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन उसके बाद 2-3 महीने के बाद भ्रूण की गति अति तीव्र गति से होती है और वो एक छोटे बच्चे का रूप धारण करने लगता है, तब उसकी कैलोरी की मात्रा 300 कैलोरी तक अतिरिक्त बढ़ जाती है और अंतिम 2-3 महीनों में गर्भस्थ शिशु की वृद्धि एवं विकास तीव्रता से होने लगता है और उस समय कैलोरी की मांग अत्यंत बढ़ जाती है। अब आप ये बताइए कि कैलोरीज आपको कहाँ से मिलती है, मतलब ऊर्जा जो शक्ति प्रदान करती है वो कहाँ से मिलती है। उसके प्राप्ति स्रोत जो है वो है चावल है, गेहूं है, बाजरा है, जौ है, मक्का है, आटा है, सागी है, गुड़ है, शक्कर है, इन सब से आपको मिल सकती है। और वेजिटेरियन है तो अलग तरीके से, नॉन वेजिटेरियन है तो अलग तरीके से इनकी मांग बढ़ सकती है, जिसका कि पीडीएफ में फुल फॉर्म में आपको भेज दूंगी, आपको नोट्स भेजूंगी मैं, आप चिंता मत करिए। पर आप मेरे को समझने की कोशिश करिए, जब मैं आपको लेक्चर नहीं दूंगी और खाली पीडीएफ भेजूंगी तो आप नहीं समझ पाएंगे, और खाली पीडीएफ लेक्चर दे दिया पीडीएफ नहीं भेजा तो आपके पास नोट्स नहीं आ पाएंगे। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ ब्रीफिंग के अंदर। अब आइए, इम्पोर्टेंट अभी आप लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने जब जब देखा है कि हमारे यहाँ पे कोई भी इस तरह के कैंप्स लगे हैं, हमारे यहाँ पे लगते रहते हैं, हमारे कॉलेज के अंदर कई कैंप्स लगते हैं, कभी किसी तरह का कभी किसी तरह का, और आप इससे रिलेटेड जो कैंप लगते हैं उनकी मैं बात करती हूँ, कि जिसमें कभी कभी आप लोगों का जो हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, आपको ब्लड डोनेशन कैंप्स लगते हैं, तो आप लोग सब फेल्योर हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों में तो खून की मात्रा या किसी में वजन की मात्रा इतनी कम होती है, पता नहीं क्यों आप क्या खाना खाते हैं। तो अब मैं समझा रही हूँ आप लोगों को उसी तरह का खाना खाते हैं, पर ये अभी मैं गर्भवती के लिए समझाती हूँ, बाद में मैं आप लोगों के उम्र के हिसाब से भी एक क्लास लूंगी, तब मैं आपको समझाऊंगी। अभी अपन गर्भवती के हिसाब से पढ़ते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है। ऊतक टिश्यूज, ऊतक जानते हैं ना आप, जो मल्टीप्लाई होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ऊतक होते हैं, वो जो ऊतक है वो प्रोटीन से ही बनते हैं, उनका टूट फूट का और उनके शरीर निर्माण का कार्य जो होता है वो प्रोटीन का ही होता है। तो जो भी, जैसे भी अपन को कोई चोट लगती है तो अपन को कहते हैं ना, अरे प्रोटीन ज्यादा लेना शुरू करो, आप प्रोटीन एक्स डालो, आप दूध पियो, आप ये करो, आप प्रोटीन की वो मात्रा ज्यादा लो। तो प्रोटीन जो होता है वो शरीर निर्माण में और शरीर में जो ऊतकों की टूट फूट होती है उसमें अत्यंत आवश्यक होता है।
शरीर निर्माण हेतु प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है। पूरे गर्भकाल के दौरान महिला को, पूरे गर्भकाल के दौरान जो 9 महीने होते हैं, 9 महीने होते हैं, 9 महीने 9 महीने ऐसे 9 महीने, और 7 दिन उसको एक्स्ट्रा कर दिए। अब मुझे नहीं मालूम, आजकल तो ये भी बोला जाता है डॉक्टर्स के द्वारा कि लोग जन्म पत्री लेके बैठ जाते हैं, इसी टाइम करो हमारा बच्चा, क्योंकि आजकल ऑपरेशन का और पेनलेस डिलीवरी और कई तरह की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। लेकिन अपन नॉर्मल एक बात कर रहे हैं, इस समय अपन टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा हायर उस पर नहीं जा रहे, क्योंकि अपन टेक्नोलॉजी से तो पढ़ ही रहे हैं। अब आपको मैं बता रही हूँ कि प्रारंभिक अवस्था में ऊतकों की टूट फूट, शरीर निर्माण हेतु प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है। पूरे गर्भकाल के दौरान 900 से 1000 ग्राम प्रोटीन की अधिक आवश्यकता पड़ती है एक गर्भवती स्त्री को। ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, जैसे मैंने ये बताया था कि ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, कैलोरी कि चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, आटा, पनीर, जो भी है, घी, तेल, जो भी है। अब इसके अलावा दाल, सूखे मेवे, सोयाबीन, मांस, मछली, अंडा, पनीर, दूध, मछली, मूंगफली, दही इत्यादि से आपको प्रोटीन की प्राप्ति होती है जनरली। और इसके अलावा हरी सब्जियां भी होती है, धनिया भी होता है, ये भी होता है। और शाकाहारी और मांसाहारी में फर्क होता है। अंडा होता है, अगर कोई शाकाहारी है जो कि अंडा भी नहीं खाता है तो उसके लिए सोयाबीन बेस्ट ऑप्शन है कि आप सोयाबीन, आप डायरेक्ट अगर सोयाबीन डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा अत्यधिक होती है, तो आप अपना जो घर का आटा जो पिसता है उसमें थोड़ा सा सोयाबीन डालकर और उसको भी पिसवा लीजिए, तो आटे में सोयाबीन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और आजकल तो मार्केट में सोया बड़ी, सोया वो, और पनीर के जो टॉफूज वगैरह बहुत मिलते हैं, जो कि आपके गांव में नहीं मिलते हुए, इसलिए मैं उसको डिस्क्राइब नहीं करती, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए। पता नहीं आप कहाँ चली जाए और किस लेवल पे पहुंच जाए। मुझे तो लग रहा है कि आप बहुत हाई लेवल पे पहुंचेंगी, इसलिए मैं इसकी जानकारी देती हूँ। पनीर जैसे दूध से बनता है, टॉफू वैसे पनीर की तरह ही सोयाबीन के मिल्क से बनता है। सोयाबीन मिल्क भी आप यूज कर सकते हैं प्रोटीन प्राप्ति के लिए। अब अपन आते हैं वसा। वसा जो होता है वो फैट होता है। फैट की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है फैट की बहुत ज्यादा आवश्यकता क्योंकि ये मोटापा बढ़ाने का काम करता है और साथ के अंदर ऊर्जा देने का भी कार्य करता है, और भी उसके कई कार्य होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको ये देना आवश्यक तो होता है। वसा दो प्रकार के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड, सैचुरेटेड मतलब कि सॉल्यूबल, जो कि पानी में घुल जाते हैं, वो पानी में घुलने के बाद में वो आपके लिए किसी काम के नहीं रहते हैं। एक होता है अनसैचुरेटेड, जो कि पानी में नहीं, घुलनशील और अघुलनशील, ये बोल सकते हैं अघुलनशील व घुलनशील। घुलनशील जो होते हैं जैसे घी है, डालडा है, इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि इनका प्रयोग वो जो होता है वो एब्जॉर्ब नहीं करता बॉडी को और बॉडी में संग्रह हो जाता है, और संग्रह होने के बाद उसका कोई फायदा नहीं होता है। आपको यूज करना चाहिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, फैट्स, जिसका तेल का उपयोग, और तेल जो होता है वो ही गर्भवती माता के लिए अत्यंत आवश्यक होता है और वो उसके लिए लाभदायक भी होता है। तो आप तेल का उपयोग करिए। और ये जो होता है, जो तेल होता है, क्योंकि बिना सब्जी को आप ऐसे कैसे खाने में ले सकते हैं, मक्खन आप काम में ले सकते हैं, वो प्रोटीन का काम भी करता है और साथ के अंदर उसमें फैटी एसिड्स भी नहीं होते हैं। अब आज अपन इतना कंप्लीट करने के बाद में अब अभी अपने पास बहुत सारी चीजें बची हैं, जैसे कैल्शियम बचा है, राइबोफ्लेविन बना है, विटामिन डी बना है, और भी कई चीजें हैं जिनको कि अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कल पढ़ेंगे। और अभी, और एक बार जब ये पूरा कोर्स, ये वाला जो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में इनके पूरा एक साथ पीडीएफ बना के आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगी, 3rd ईयर के व्हाट्सएप ग्रुप पर।